सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाज जहांगीर। जब मुल्क में महंगाई हो और इतनी हो कि उसे कंट्रोल करना हुकूमत के बस में ना हो, जब मुल्क में बेरोजगारी हो और हुकूमत लोगों को रोजगार देने में भी नाकाम हो जाए, लोगों की कुव्वत खरीद में कमी हो और गुर्बत में इजाफा हो जाए, अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर हो जाए, तो अपोजिशन की जानिब से ऐसे मौके पर आवाम की तर्जुमानी और उनकी परेशानी दूर करने के लिए तहरीकों का आगाज किया जाता है। जलसे जुलूस होते हैं, रैलियां निकाली जाती हैं, हुकूमत पर प्रेशर बढ़ाने और उसे गिराने के लिए धरने दिए जाते हैं। लेकिन कोई भी तहरीक, कोई भी धरना अपने मकसद को कामयाब बनाने और हुकूमत गिराने में कभी कामयाब नहीं हो पाता। और पाकिस्तान की तारीख में ये रिवायत रही है कि जब भी इस तरह की तहरीकें शुरू की गई, वो सब की सब ही तकरीबन नाकाम साबित हुई हैं। अपोजिशन महंगाई, बेरोजगारी, गिरती मईशत और माशी बदहाली पर इस वक्त भी एहतजाज कर रही है। और इस एहतजाज को मौसर बनाने के लिए आज से ठीक 1 साल पहले पीडीएम के नाम से अपोजिशन की 11 जमातों का एक इत्तेहाद बनाया गया था, जिसने उस वक्त दावा किया था कि वो कुछ ही दिनों में इमरान खान की हुकूमत को घर भेज देंगे। कि तारीख की बदतरीन धांधली के नतीजे में वजूद में आने वाली हुकूमत अपनी 2 साला कारकर्दगी की बुनियाद पर नाअहल साबित हुई। 16 अक्टूबर को गुजरावाना के जलसे आम से तारीख साज तहरीक का आगाज उसी जलसे से कर दिया जाएगा। इससे पूरी कौम बेदार होगी, सड़कों पे आएगी, जलसों में आएगी, मुजाहिरों में आएगी। ऐसे हालात में आम आदमी के लिए उम्मीद की एक किरण हम बनना चाहते हैं। अब 1 साल बाद फिर पीडीएम अपनी तहरीक में जान डालने की कोशिश कर रही है और आज से रावलपिंडी की सड़कों पर उतरकर हुकूमत मुखालिफ तहरीक का आगाज पीडीएम की जानिब से एक बार फिर कर दिया गया। अब पीडीएम की पुरानी साथी यानी पीपल्स पार्टी भी इस वक्त शहर शहर महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रही है। उनकी जानिब से भी दावा किया जा रहा है कि इस बार हुकूमत को घर भेज दिया जाएगा। लेकिन अपोजिशन ये एहतजाज एक साथ करे या फिर टुकड़ों में बंटकर तकसीम होकर करे, दूसरी तरफ हुकूमत हमें इंतहाई पुरुमीद और पुरएतमाद नजर आती है और इतनी रिलैक्स है हुकूमत के महंगाई बढ़ती रहे, बेरोजगारी और मुआशी बदहाली के बावजूद। कल ही वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बड़े इत्मीनान से बताया कि महंगाई अभी आने वाले कुछ दिनों में खत्म होने, इसमें कमी के लिए आवाम को महीनों तक इंतजार करना पड़ेगा, फिर शायद इसमें कुछ कमी आ जाए। कल उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। इसके अंदर जो कीमतें जो इजाफा हुआ है, शायद ये इतनी जल्दी अगले 1-2 माह के अंदर ना नजर आए। मार्च के महीने से मार्च, अप्रैल, मई के महीने के अंदर बेहतरी होती हुई नजर आए। तो इतनी बढ़ती हुई महंगाई के बावजूद हुकूमत इस वक्त बड़ी इत्मीनान में है और महंगाई आने वाले कुछ हफ्तों में कम होती है हमें दिखाई नहीं दे रही। अपोजिशन अब सड़कों पर आना शुरू हो चुकी है और इसके बाद फौरी तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज फिर से एक इजलास बुलाया था जिसमें फैसला किया गया कि महंगाई कम करने के लिए ज़िले सतह पर कमेटियां बनाई जाएंगी, यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए अब कम आमदनी वाले अफराद को सब्सिडी दी जाएगी और साथ ही वज़ीर आज़म की जानिब से हिदायत भी की गई कि मोटरसाइकिल और रिक्शे वालों को भी सब्सिडी रेट पर पेट्रोल देने के लिए एक प्लान बनाया गया है। और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अब और इसे कम करने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान हुकूमत में आने के बाद से कई मरतबा एक्शन ले चुके हैं, मुतादिद कमीशन बना चुके हैं, लातादाद कमेटीज़ भी बन चुकी हैं, वफाकी वज़रा समेत टाइगर फोर्स को भी दर्जनों बार हिदायत दी जा चुकी है। लेकिन नतीजा हमेशा ये आता है कि इन एक्शंस के बाद महंगाई उल्टा बढ़ जाती है और महंगाई को कंट्रोल करना इस वक्त हुकूमत के बस में दिखाई नहीं दे रहा। हुकूमती दावों और महंगाई के खिलाफ मुहिम चलाकर हुकूमत गिराने के अपोजिशन के दावों में इस वक्त हम क्या अपोजिशन की इस वक्त पोजीशन है और किस तरह से वो हुकूमत को गिराने में, घर भेजने में कामयाब हो सकता, ऐसा अमली तौर पर तो दिखाई नहीं दे रहा। फिर इस तहरीक का मकसद क्या हो सकता है, इसी पर बात करते हैं। नबील गबोल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर अब्दुल कयूम साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो गबोल साहब, ये अपोजिशन तहरीक किस तरह चलाएगी, कैसे कामयाब होगी, जरा इस तरफ तो आते हैं। लेकिन अब ये अगर पेट्रोल सस्ता लेना है तो या तो बाइक खरीदनी पड़ेगी या रिक्शा लेना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी में अगर पंप जाएंगे डलवाने तो वो तो हमें 138 रुपये फी लीटर ही मिलेगा। तो तैयार हैं आप रिक्शा या बाइक खरीदने के लिए गबोल साहब? मैं तो बड़ा वेलकम करूंगा इमरान खान के इस ऐलान को, वरना मैं तो साइकिल खरीदने के चक्कर में था, क्योंकि मैंने तो कहा कि भाई हम जैसे लोग भी जो है अब इस काबिल नहीं रहे कि हम अपनी गाड़ियों में बैठकर कहीं सफर कर सके। लेकिन अब जाहिर है अब मोटरसाइकिल या रिक्शे की तरफ जो है जाना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी खोल दी है, एक मैं समझता हूँ मौका दे दिया है
कि मोटरसाइकिल पे, रिक्शे पे और बसों पे जाकर लोग पेट्रोल डीजल खरीदेंगे और उसी रेट पे बाहर जाके बेच देंगे गाड़ी वालों को। अच्छा, ये एक उनके बार धंधा, मेरे ख्याल में उसने जो है इमरान खान ने लोगों को जो है कि ये एक आप लोगों को धंधा कराने का तरीका उन्होंने दिया है। बाकी देखें, बात ये है कि ये सब्सिडी देना लोअर क्लास या मिडिल क्लास के लोगों को, ये इस मसले का हल नहीं है। मसले का हल इमरान खान के पास है ही नहीं, क्योंकि इमरान खान तो एक मजबूर लाचार वजीर आजम है जो मजबूरी में बैठा हुआ है वजीर आजम की कुर्सी पे, और हुकूमत जो है वो IMF चला रही है। उसके कहने के ऊपर जो है पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, उसके कहने पे डॉलर्स की कीमत बढ़ती है, रुपया जो है बदतरीन सतह की तक नीचे तक पहुंच गया। ऐसे हालात में पब्लिक, अगर हम बात लेंगे तो पब्लिक तो हमें जूते मारेगी ऑपोजिशन को। गवर्नमेंट तो रोज जूते खा रही है, गवर्नमेंट के MNA MPs अपने हल्के में नहीं जा सकते, तो इसलिए हमें बाहर निकलना पड़ेगा और हम ये तहरीक चलाएंगे। और PDM, देखिए PDM अगर तहरीक चलाती है बहुत अच्छी बात है, वो चलाए, लेकिन पीपल्स पार्टी ने ये पहले ही फैसला किया है कि हम हर जिले में तहरीक चलाएंगे, हर जिले में एहतजाज करेंगे। उसका क्या रिएक्शन होता है, क्या असर पड़ता है, वो आने वाले दिनों में। तो कबूल साहब कह रहे हैं कि IMF हुकूमत चला रही है। ये माजी की हुकूमतें भी IMF के पास जाया करती थी, कर्जा लिया करती थी। आपके दौर में भी ज़ाहिर हुकूमत गई IMF के पास, नून लीग की हुकूमत भी गई, ये हुकूमत भी गई। तो ये इस बार IMF की शराइत क्यों इतनी सख्त हमें महसूस हो रही है? या हुकूमत इस प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर पा रही है? आप लोग की हुकूमतों ने वो प्रेशर बर्दाश्त कर लिया और आवाम पर उतना मुंतकिल नहीं किया इस महंगाई का बोझ, ये हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर पा रही या IMF का प्रेशर बहुत ज़्यादा सख्त है, शराइत बहुत ज़्यादा सख्त है? देखिए, जब आप सेलेक्टेड गवर्नमेंट लेकर आते हैं तो फिर आप IMF के कहने पर हुकूमत चलाते हैं। हम लोग की इलेक्टेड गवर्नमेंट, हमने IMF के प्रेशर या उनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आया। हमने, ठीक है, हमारे दौर में जो है चीजें महंगी अगर होती थी तो हम साथ में सब्सिडी दे देते हैं। हमने कभी वो बोझ आवाम के ऊपर नहीं लेकर आए, वो बोझ हुकूमत के ऊपर हम जरूर लाते थे, लेकिन बोझ डायरेक्ट आवाम के ऊपर नहीं लाते। क्यों हमें कहा जाता है कि जी अगर हमें आप चोर डाकू बोलते हैं तो वो लोग आवाम कहते हैं यार ये अगर चोर डाकू थे तो हम कम से कम जो है बेरोजगार नहीं थे, हम रोजगार देते थे। जितना रोजगार पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने दिया किसी ने नहीं दिया। मुझे बताए ना ये रोजगार दे रहे, इन्होंने वादा किया 1 करोड़ रोजगार की, उल्टा रोजगार छीन लिया, लोगों को खुदकुशी पर मजबूर कर रहे हैं। ऐसे हालात में मुझे समझ नहीं आता। मैं तो 100% अभी मुझे यकीन है कि इमरान खान खुद भी चाहता है कि ये असेंबली को हुकूमत वो छोड़ दे ताकि वो इज्जत से बाहर निकले। जैसा कि आपको याद होगा जनरल अयूब खान को जब गाली पड़ी, जब उसको एक गाली पड़ी तो उसने कहा गाली से अच्छा है कि मैं घर चले जाऊं। तो इमरान खान का पता नहीं वो, लेकिन कबूल साहब शेख रशीद साहब तो रोज ये दावा करते हैं, यकीन दिलाते हैं कि ये इमरान खान साहब अपनी 5 साल मुद्दत पूरी करेंगे। आप कह रहे हैं कि वो इस वक्त वो चाहते हैं कि उनकी हुकूमत खत्म हो जाए, असेंबलियां डिसॉल्व हो जाए, काबीना के मेंबरान तो मुद्दत पूरी करना चाहते हैं। देखिए, शेख रशीद तो माउथ पीस है गवर्नमेंट का, जाहिर है मिनिस्टर माउथ पीस होता है, वो जो गवर्नमेंट के हक में होगा वही बात करेगा। शेख रशीद भी अब जानता है कि ये हुकूमत सर्वाइव नहीं कर सकती, लेकिन वो मजबूर है। अब जाहिर है जब वो एक मजबूर वजीर है तो वो इस तरह की बयान देगा। मैं समझता हूँ कि देखें, मुझे आप एक बात बताएं, आज डॉलर की कीमत 174 तक पहुंच गई है, पेट्रोल की कीमत 150 रुपए लीटर तक जो है पहुंच गई है। मुझे एक बात बताएं कि जब ये मार्च के महीने में 200 रुपए लीटर हो जाएगा तो क्या ये सरवाइव कर पाएंगे? क्या ये लोग ऑटोमेटिकली निकलेंगे? उनको जरूरत नहीं होगी पीपल्स पार्टी की या PML नून की या ऑपोजिशन की या PDM की कि वो तहरीक को चलाए, ये खुद निकलेंगे बाहर। अच्छा। और आप देखेंगे कि ऐसा माहौल पैदा होगा कि ये पूरा पैरालाइज हो जाएगा और मुझे सिविल डिसओबीडियंस का खतरा है। अच्छा। तो ऐसे हालात में मैं समझता हूं खान अपनी इज्जत बचा के खुद इस्तीफा दे। ठीक है, तो अब्दुल कयूम साहब, अब ये क्या लग रहा है आपको? ये गबूल साहब तो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि शायद हुकूमत खुद ही अपनी इज्जत बचाए और इस्तीफा दे दे। अपोजिशन इस वक्त तहरीक चला रही है, PDM अलहदा, पीपल्स पार्टी अलहदा। जब आप लोग साथ थे, एक साथ होकर मुत्तहिद होकर तहरीक चला रहे थे, उस वक्त हुकूमत पर इतना प्रेशर नहीं डाल सके कि ये महंगाई को किसी तरह हुकूमत लगाम दे सकती। तो अब तो आप लोग मुनक़सिम है, तकसीम है, आप कैसे हुकूमत पर प्रेशर डाल सकेंगे? हाफिज़ अब्दुल्ला साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुल कयूम साहब। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इशू जो है ये मुस्लिम लीग नून का या पीपल पार्टी का या किसी सियासी जमात का नहीं, अभी ये रियासती इशू है। ये अवाम की फलाह का, उनके सर्वाइवल एट स्टेक चला गया है। और जिस तरीके से ये चीज़ें जा रही हैं, इस गवर्नमेंट ने पहले साल में
डिले किया, IMF के साथ डील गलत की, अपनी फाइनेंशियल टीम गलत सिलेक्ट की, उसको फिर 9 महीने के बाद चेंज किया। अगले साल सोचा जा रहा था कि बेटर होगा, उसमें फिर फाइनेंस मिनिस्टर बदला, हालात और ख़राब हुए। अभी तीसरे साल तो लोगों की चीखें निकल गई हैं। अभी तो मुल्क का चलना मुश्किलात में है और इससे कौमी सलामती भी अफेक्ट हो रही है, आपके डिफेंस बजट अफेक्ट हो रहा है, आपकी फॉरेन पॉलिसी अफेक्ट हो रही है। चूंकि बैन अवी सतह पे कंट्रीज आपको ट्विस्ट करेंगे कि इनके पास तो पैसा नहीं है, आपका IMF के साथ डीलिंग मुश्किलात हो जाएंगी। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये एक पूरा लोग जो चीख उठे हैं वो इसलिए नहीं उठे कि मुस्लिम लीग का या नून का या PPP का या कोई मैनिफेस्टो ऐसा है कि हमने आगे जाना। इन लोगों को इलेक्टेड ये पार्टीज में जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनके कंधों पे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी आप देखिए कि एक्सटर्नल चैलेंजेस इतने ज्यादा हैं जिनकी तरफ आप ध्यान नहीं दे रही। आपका GSP+ का इशू चल रहा है, FATF की मीटिंग पेरिस के अंदर हो रही है, उधर अमेरिका ने 3 सालों बाद अपना नया एम्बेसडर यहाँ इसकी अहमियत को अंदाजा करते हुए जो पहले अफगानिस्तान में रहा है वो किया है। उधर न्यू क्वाड फॉर्म कर गई है दुबई के अंदर, जिसमें हमारे स्टॉर्च एनिमी जो इजराइल, इंडिया और अमेरिका और UAE का एक ग्रुप वहां बना है। उधर रशिया के अंदर मुज़ाकरात हो रहे हैं। इन सारी चीजों को आपको देख के आगे चलना है। लेकिन अगर आपका ध्यान मुल्क के अंदर है, और ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मेरे भाई बोल साहब, सब्सिडी से तो मसला नहीं चलता ना। सब्सिडी तो एक मलहम है जो जख्म के ऊपर आप लगाएं ताकि ज्यादा तकलीफ ना हो, लेकिन उसकी बीमारी के जाने के लिए आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए। ये मेन मसला आपकी गवर्नेंस के फेलियर का है। मुश्किलात। लेकिन अब्दुल करीम साहब, ये जिन खारजी उमूर की तरफ आप, जिन खारजी चैलेंजेस की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, अगर ये मुल्क में दाखिली इशूज इस तरह होंगे और अपोजिशन अगर सड़कों पर होगी तो फिर ये चैलेंजेस हैं मजीद नहीं बढ़ जाएंगे हमारे लिए? हाफिज अब्दुल्ला साहब, क्या इस पर कहेंगे? आप लोग तहरीक चला रहे हैं, सड़कों पर होंगे, IMF से डील इस सिलसिले में फिर ज़ाहिर है उसमें मुश्किलात सामने आ सकती हैं। जो इंटरनेशनल सरमायाकार हैं वो देखेंगे कि यहाँ तो इस वक्त दाखिली मसाइल का सामना है, पूरी की पूरी आवाम अपोजिशन सड़कों पर लेकर निकल आई है, तो ये किस तरह से फिर मुल्क की मईशत बेहतर हो सकेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम तो कह चुके हैं, PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट हो या PMLN हो, जमीयत उलमा इस्लाम हो या PDM में शामिल जमातें, कि इस मुल्क में नाम की हुकूमत है, काम की हुकूमत नहीं है। इस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर की हैसियत प्राइम मिनिस्टर की नहीं है, इस्लामाबाद की मेयर की जो हैसियत है इनकी वही हैसियत है। तो आप खुद अंदाजा लगाइए, रोज अव्वल से हम कहते हैं कि ये मुंतखब हुकूमत नहीं है, ये मुसल्लत हुकूमत है, ये डिलीवर नहीं कर सकेगी। 3.25 साल 3.5 साल गुजर चुके हैं, महंगाई आसमान से बातें कर रही है। पूरे मुल्क को 22 करोड़ आवाम को, रियासत को IMF के हवाले किया है। अभी भी आज मैं मीडिया पर देख रहा था, रजा बाकर स्टेट बैंक गवर्नर बहुत खुश हो रहा था कि इंशाअल्लाह अजीज कौम को खुशखबरी मिलेगी, हम फैसले तक पहुंच चुके हैं IMF के साथ। और साहब जो है वो न्यूयॉर्क से या वाशिंगटन से न्यूयॉर्क आ रहा है, न्यूयॉर्क से अपनाना। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि पहले भी IMF के जरिए तुमने पूरी कौम को ज़बा किया। आज आप अंदाजा देखिए कि बैनुल अक़वामी मार्केट में फी बेलर की कीमत $83 है, लेकिन यहाँ फी लीटर 137-138 पे। गुज़िश्ता हुकूमतों में फी बेलर की कीमत $146, लेकिन यहाँ फी लीटर पेट्रोल 100 से भी कम या 100, 105, 110। आज जब बैनुल अक़वामी मार्केट में पेट्रोल की कीमत कम है तो आप यहाँ क्यों बढ़ा रहे हैं? डॉलर की कीमत बहुत बढ़ चुकी है ना, रुपए की। मेरी बात सुनिए, रुपया बड़ा डिवैल्यू हुकूमत की। हम ये कह रहे हैं कि इस मुल्क में फैसले पार्लियामेंट नहीं करते, कानून साजी बैठक के कहने पे हो रही है। इस मुल्क में बजट, मईशत, उनकी ऊंच नीच ये IMF की हिदायत पे हो रही है। यहाँ से जाते हुए मुशीर खजाना बिजली को भी महंगा किया और पेट्रोल को भी। उनके ख्याल में ये था कि मुझे वहाँ IMF से रिलीफ मिलेगी। लिहाजा ये आप क्या कर रहे हैं? तुमने पाकिस्तान को IMF का चरागा बना दिया है। 22 करोड़ आवाम उसके लिए भेड़ बकरी बना दी तुम। आपकी गलत बयानी का, आपके गलत फैसलों का, जिसकी वजह से मईशत तबाह हो गई। आज 22 करोड़ आवाम जिंदा लाश बन चुके हैं, जिंदा लाश, पूरा कौम जिंदा लाश बन चुकी है। अब इसका जिम्मेदार कौन है?
इसका जिम्मेदार, इसका इजाला कैसा होगा? यही वजह है कि पीडीएम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आज रोडों पर है। अवाम चीख रहे हैं, रुल रहे हैं, वो चाहते हैं कि हमारी आवाज कोई सुनिए। हुकूमत में ये हिस्स नहीं है कि वो अवाम की आवाज सुनिए। आप देखो उनकी वज़रा अवाम की मजाक उड़ा रहे हैं। एक कहते हैं कि अगर आटा महंगा है तो भाई 2 रोटी की बजाय 1 रोटी खाइए। दूसरा वजीर कहते हैं कि अगर टमाटर महंगे हैं तो फिर दही से कम लिया जाए। तीसरा वजीर कह रहा है, वो मूंछों वाले बड़े बाल, वो कहते हैं कि बाबा आप 100 नवाले खाते हैं, 90 नवाले ले लें। ये मजाक नहीं है, ये क्या है? आप खुद अंदाजा लगाइए। इसलिए अवाम सड़कों पर है आज। पीडीएम के माता पीडीएम की क़यादत में सही, लेकिन हाफिज साहब जाहिर है पीडीएम सड़कों पर तो है, अवाम भी सड़कों पर है, लेकिन इस सड़कों पर रहने का नतीजा निकलेगा क्या? पीपल्स पार्टी अलहदा है, आप लोग अलहदा। मैं आपकी तरफ से वापस आता हूँ, गबूल साहब से जरा इस पर उनकी राय ले लूँ। गबूल साहब, आप लोग भी तहरीक चला रहे हैं, सड़कों पर हैं, अवाम को निकाल रहे हैं। पीडीएम से आप अलहदा हो चुके हैं, ये पीडीएम अलहदा से तहरीक चला रही है। इस तहरीक का हासिल वसूल क्या होना है? इसका मकसद क्या है? ये अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? देखिए, इसका मकसद ये है कि अवाम की तरफ से हमें जाहिर है हमें ज़्यादा वोट मिला है हुकूमत के। अगर आप वोट को परसेंटेज को देखें तो अपोजिशन को ज़्यादा वोट मिले। तो अवाम अगर हम ये कहेंगे जी हमारी हुकूमत नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हुकूमत की ये नालायकी है या हुकूमत की ये कमजोरी है, ये महंगाई, तो मैं समझता हूँ कि फिर हम आवाम से झूठ बोल रहे हैं। आवाम हमारी तरफ इसलिए देख रही है कि हम बाहर निकले। ऑपोजिशन को हुकूमत से ज्यादा वोट तो तमाम ऑपोजिशन को मिलाकर मिला है ना, लेकिन इस वक्त तो ऑपोजिशन खुद मुत्तहिद नहीं है, मिली हुई नहीं है। पीडीएम से आप अलहदा हैं, आप उनके साथ चलने को तैयार नहीं है, वो आपको साथ लेने को तैयार नहीं है। देखिए, साथ चले ना चले, लेकिन हमारा हदफ एक ही है। अगर मिसाल के तौर पर पीडीएम मुल्तान में 5 तारीख को तहरीक चला रही, जलसा कर रही है, तो हम 7 तारीख को करेंगे। तो ये तो देखिए ना, एक हमारा टारगेट सेम है लेकिन हमारे रास्ते अलग है। हो सकता है आगे जाके हमारे रास्ते एक हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं है कि पीपल्स पार्टी के दरवाजे बंद है या पीडीएम के दरवाजे एक दूसरे के लिए बंद हो गए हैं। हमारे आज भी राब्ते हैं एक दूसरे के साथ। अपोजिशन के अंदर हमारे मुस्लिम लीग नून से भी राब्ते हैं, हमारे मौलाना फजल रहमान साहब से भी राब्ते हैं। लेकिन ये रास्ता निकालने का तरीका या किस तरीके से दोबारा हम पीडीएम में आएंगे, ये ज्यादा लीडरशिप को फैसला करना है। जरूरी नहीं है कि हम जो है अलग हो सकते हैं, आगे जाके हम मिलकर तहरीक चलाएं। अच्छा। लेकिन मैंने बार कह रहा हूँ, हमारा टारगेट एक ही है और हमारा हदफ जब एक ही है तो फिर ला मौला हमें साथ मिलना पड़ेगा। अच्छा, कैसे मिलेंगे? ये लीडरशिप का हुकूमत गिराना आप लोग का हदफ है। तो अब्दुल कयूम साहब, ये अब हुकूमत गिराना अपोजिशन का हदफ है, हुकूमत के पास इस वक्त ऑप्शंस क्या है? अगर वो आईएमएफ की शराइत को नहीं मानती तो मईशत इस हाल में नहीं है कि बगैर आईएमएफ के कर्ज के चल सके। आईएमएफ की शराइत को मानती है तो फिर आवाम पर बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फिर हुकूमत इस वक्त किस पोजीशन में, क्या वो कैसे कोई इकदाम उठा सकती है आईएमएफ की मर्जी के बगैर? देखें, ये तो अपनी सोच का एक मकाम है ना। 6 अरब डॉलर का टोटल पैकेज आईएमएफ का, और अभी ये जिसके लिए एड़ियां रगड़ रहे हैं और नाक से लकीरें लगा रहे हैं, वो 1 अरब डॉलर लेने के लिए कह रहे हैं कि वो जो खुशखबरी गवर्नर स्टेट बैंक कह रहा है वो भाई 1 अरब डॉलर शायद वो रिलीज करते, तो क्या होगा? 1 अरब डॉलर आपको रिलीज हो भी जाएंगे तो क्या होगा? और दूसरा जो अपोजिशन है वो शहबाज शरीफ साहब की क्या पार्लियामेंट के अंदर टोटल मुत्तहिद है। बाहर तो पीडीएम का है जिसके अंदर अनइलेक्टेड जो लीडर पार्टीज के लीडर्स हैं वो भी शामिल है। लेकिन मैंने पहले भी जैसे कहा, ये किसी पार्टी का या अपोजिशन का मसला नहीं है, ये मुल्क की सलामती का मसला है और उसके ऊपर पूरी कोशिश यही हो रही है कि ये हुकूमत हो। लेकिन मुल्क के अंदर मखसूस हालात हैं। अगर इनको एड्स ना होती थी, ये हुकूमत पावर, ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, इनके पास अपने भी इतने वोट नहीं थी, अभी इत्तेहादीन के साथ हैं। और लेट अस से कि तुम्हारो इत्तेहादी ये सोचते हैं कि ये मुश्किल हो रहा है आगे, ना इनके पास कंट्रोल है, ना ये गवर्नेंस का सिस्टम है, ना इनकी सोच ठीक है, तो वो एक भी पीछे हटेगा तो इनकी गवर्नमेंट क्रम्बल हो जाएगी ना। ये होगी बदनसीबी मुल्क के लिए, क्योंकि मुल्क के मफाद में ये होता है कि हुकूमतें आए, 5 साल चलें, 10 साल चलें, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी हो। लेकिन वो तब एक्सेप्टेबल होता है जब मुल्क आगे जा रहा हो और उसके ऊपर अपोजिशन अपने शोर भी करती रहे तो लोग उस पर काम नहीं करते। अभी तो ये जबान होकर जिन लोगों ने इनको वोट भी दिया वो कह रहे हैं कि इनके पास की बात नहीं है, ये इनका कप ऑफ टी है ही नहीं, और इसलिए इनको आगे मकसद ये है। अभी देखिए, ये कहते हैं कि इंटरनेशनल पेट्रोलियम की प्राइस बढ़ी है इसलिए मुल्क में इन्फ्लेशन है, जो ये 9% बताते हैं वो 12% है। लेकिन इनसे कोई पूछे कि ये आटे की कीमत क्यों बढ़ी है?
आप तो खुद बनाते हैं। ये चीनी की कीमत कैसे बढ़ गई है, दालों की कीमत कैसे बढ़ गई है, ये तो आपके पहले 14 मिलियन बेल्स पर होती थी काटन, अभी 8 मिलियन बेल्स हुई है। ये किसका कसूर है? ये श्रीलंका का है, मालदीव का है, इंडिया का है। और फिर जो इन्फ्लेशन इंडिया में 4.3 है मेरे ख्याल है, और बांग्लादेश और श्रीलंका में 5.3 है। उनको भी कोविड ने अटैक किया, उनकी भी बदहाली में रहे। ये सारा मिस गवर्नेंस है, बैड गवर्नेंस है, लैक ऑफ पॉलिसीज है, विजन का लैक है, टीम नहीं है। और इन तमाम स्कैंडल्स पे अब्दुल कयूम साहब वो कमीशंस बनाए गए, लेकिन उन कमीशंस की रिपोर्ट्स भी सामने आ गई, लेकिन उसके बाद अभी तक कहीं कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही। वो तहकीकात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हाफिज अब्दुल्ला साहब, कल मौलाना साहब कराची भी आ रहे हैं, गबोल साहब भी कह रहे हैं कि ज़ाहिर रास्ते अलग अलग हैं लेकिन मंजिल एक ही है। तो कल कहीं कोई मीटिंग पीपल्स पार्टी के किसी वफ्द से या कोई इस तरह की चीज़ लाइनअप है? मुस्तकबिल में आप लोग पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चलने का सोच रहे हैं या अभी फिलहाल अलहदा ये तहरीकें चलानी है? देखिए, ये जो जितनी भी पार्टियां हैं, पीडीएम में शामिल जमातें हो, पीपल्स पार्टी है, ये सारी अपोजिशन है। और यही पार्टियां पार्लियामेंट में एक पेज पर है, पार्लियामेंट में उनकी हकूमत अमली भी एक है और हुकूमत को वक्तन फवक्तन वो टफ टाइम भी दे रही है। हाँ, अलबत्ता पीडीएम में अगर फर्ज के लिए पीपल्स पार्टी नहीं है, 8 जमातें पीडीएम में, लेकिन आप उनके अहदाफ और मकासद को देखिए। फर्क सिर्फ इतना है, जैसे कि सरदार नबील गबोल साहब ने कहा, हम भी मुल्तान जा रहे हैं, वो भी मुल्तान आ रहे हैं। मसलन हम लाहौर के रास्ते से जा रहे हैं, वो डेरा गाजी खान के रास्ते से आ रहे हैं। तो हाफिज साहब, जब पार्लियामेंट में एक है तमाम ऑपोजिशन जमातें, तो फिर ये सड़कों पर क्यों एक नहीं नजर आ रही? फिर यहाँ इस वक्त ये बात आपकी सही है कि अपोजिशन की जमातें इकट्ठी होनी चाहिए, एक होना चाहिए, लेकिन एक चीज पर 22 करोड़ आवाम और अपोजिशन जमातें मुत्तफिक है, वो ये कि इस मुल्क में जो महंगाई है, इस मुल्क में बेरोजगारी है, इस मुल्क में माशी तबाही है, और ये सोनामी खान ने जो इस मुल्क पर एक अजाब मुसल्लत है, इससे छुटकारा, इससे निजात दिलाना, ये पूरी कौम 22 करोड़ आवाम का मुतालबा है। तो जब 22 कौम आवाम का मुतालबा है आज, और हाफिज साहब ये निजात कब तक दिला देगी पीडीएम? हम सड़कों पर है, उनकी आवाज बन के हम सड़कों पर है। हाफिज साहब, ये बुनियादी जरूरत है। हाफिज साहब, ये निजात कब तक दिला देंगे? चूंकि जो मुलाकातें, जो मीटिंग्स अभी भी हो रही हैं, कल जो सरबराही इजलास हुआ उसमें भी एक डेडलॉक की सिचुएशन जराये के मुताबिक आई है सामने कि मौलाना साहब अभी भी लॉन्ग मार्च को इस्तीफों से नहीं कर रहे हैं और नून लीग अभी भी सोच विचार कर रही है इस्तीफों के मामले पर। कि मैं एक जिम्मेदार बंदा हूँ, पीडीएम का स्पोक्समैन हूँ, तर्जुमान हूँ। अब मैं खुद उस इजलास में था। किसने कहा कि डेडलॉक है? कोई डेडलॉक नहीं है। 5 घंटे की मीटिंग में एक भी नुक्ता ऐसा नहीं आया जिसकी बुनियाद पर डेडलॉक पैदा हुआ। तो नून लीग तैयार है इस्तीफे देने के लिए? बिल्कुल 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 बिल्कुल। नून लीग इस्लामाबाद मार्च के लिए तैयार है। नून लीग वक्तन फवक्तन जब जरूरत पड़े वो पैजाम हड़ताल के लिए भी तैयार है, वो शटल डाउन के लिए भी तैयार है। पूरी कौम तैयार है ना। पीडीएम का मकसद तो इख्तिदार नहीं है ना, अपने मफादात उनका मकसद है। उनको अजीज है तो कौम के मफादात है। कौम रुल रही है, पूरी कौम जिंदा लाश बन चुकी है, पूरी कौम आईसीयू में पड़ी है। अब इसको आईसीयू से कैसे निकालना है, उनको कैसे ऑक्सीजन देनी है। आईएमएफ तो और भी ज़ब्ह कर रहे हैं, छुरी उनकी गर्दन पर पड़ी है। अभी जो वो गए शौकत, वो अभी ज़ब्ह करने के लिए गए कि ताकि कौम को ज़ब्ह किया जाए, कब्रिस्तान की तरफ भेज दिया जाए। ये हम नहीं करने देंगे। आपकी मुल्क माशी तबाही की वजह से अदमी इस्तेकाम की तरफ जा रहा है आपका मुल्क। चलो, लेकिन हाफिज साहब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद फिर नबील गबोल साहब से पूछते हैं कि ये इस्तीफों के मामले पर ही तो अलग हुई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब नून लीग तो किसी भी मौके पर इस्तीफा देने को तैयार है, तो फिर ये इस्तीफे पीडीएम दे क्यों नहीं रही है? एक ब्रेक के बाद गबोल साहब के सामने सवाल रखते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नून लीग से अब्दुल कयूम साहब, जेयूआई से हाफिज अब्दुल्ला साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नबील गबोल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो गबोल साहब, हाफिज साहब कह रहे हैं कि नून लीग किसी भी मौके पर तैयार है इस्तीफे देने के लिए, लॉन्ग मार्च के लिए भी, तो आपको इस्तीफों के मामले पर अलहदा होना पड़ा था। अभी तक पीडीएम इस्तीफों के ऑप्शन तक नहीं आ सकी है, इस पर कुछ हैरत आपको होती है? काफ़ी टाइम गुजर गया। देखिए, हम तो अभी भी कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम लीग नून इस्तीफा देती है तो फिर हम समझते हैं कि जो हमारा डिमांड था आज से कोई 6-8 महीने पहले, जब हमने हमारे रास्ते अलग हुए, हमारे इसी
वजह पर जो है हमारे रास्ते अलग हुए कि मुस्लिम लीग नून इस्तीफा देने के लिए तैयार होगी और उन्होंने कहा कि जी आप सिर्फ हुकूमत से इस्तीफा दे। तो हमने कहा जी ये हुकूमत है, आप पहले पार्लियामेंट से इस्तीफा दे, पंजाब की असेंबलियों से इस्तीफा दे, फिर हम हुकूमत से इस्तीफा देंगे। हमारी बात नहीं बनी। अभी भी हमारे एक ही डिमांड है कि मुस्लिम लीग नून अगर इस्तीफा देती है तो बिल्कुल फिर हमारे रास्ते अब जो अलग है वो फिर हम मिलकर ये तहरीक चलाएंगे। मैं समझता हूँ कि आप यकीन करें कि अगर पीडीएम में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इकट्ठे हो जाए और ये शुरुआत करें तहरीक का इस्तीफा से, तो 14 दिन के अंदर इमरान खान की हुकूमत गिर सकती है, 14 दिन के अंदर, क्योंकि फिर इमरान खान के पास कोई जवाब ही नहीं रहेगा खाली पार्लियामेंट में बैठने का। तो अब मुस्लिम लीग नून वाले इस बात पे तैयार नहीं है। क्या वजूहत है मुझे नहीं पता। तो मुस्लिम लीग नून के तो कबूल साहब, अगर ये इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च होता है तो क्या उतना मौसर हो सकता है जितना ये इस्तीफों के साथ हो सकता है? बगैर इस्तीफों के लॉन्ग मार्च का क्या असर, क्या प्रेशर पड़ेगा हुकूमत पर? लॉन्ग मार्च से बेहतर यह है कि आप पहले इस्तीफा दें, फिर उसके बाद लॉन्ग मार्च करके आप धरना दें डी चौक के ऊपर। और मैं समझता हूं कि ये धरना 126 दिन का नहीं होगा, ये धरना मुश्किल से 14 दिन का होगा, जिससे आपको अपना हदफ जो है वो हासिल होगा। यानी कि ये हुकूमत नहीं रहेगी, ये मुझे पूरा यकीन है। तो कबूल साहब, ये इसके लिए अगर ये तैयार होते हैं या नहीं होते हैं कबूल साहब, यही तो फैसला हुआ था उस वक्त जब आप लोग फिर अलग हुए थे। उस वक्त आप इस्तीफा देने पर नहीं तैयार थे, अब आप इनको यही मशवरा दे रहे हैं जो उस वक्त आपने किया नहीं। दोबारा बोलिए। ये इसी मुद्दे पर तो आप अलग हुए थे ना, इसी नुक्ते पर, इस्तीफों वाले मामले पर। अब आप इनको मशवरा दे रहे हैं कि आप इस्तीफा दें पहले, फिर लॉन्ग मार्च करें, फिर वहां धरना दें, हुकूमत गिर जाएगी। तो अगर ये इतना ही काबिल अवल ऑप्शन था तो उस वक्त पीपल्स पार्टी इस मामले पर फिर अलहदा क्यों हुई? नहीं, इस्तीफा देने के लिए मुस्लिम लीग नून तो कभी तैयार ही नहीं थी इस्तीफा देने। हमने ये ऑप्शन रखा था कि आप इस्तीफा दें, इस्तीफा के बाद देखें अगर आप 50% ऑफ पार्लियामेंट खाली हो जाती है तो फिर वैसे ही मैं समझता हूँ लॉन्ग मार्च की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर इस्तीफा देते हैं तो लॉन्ग मार्च की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पार्लियामेंट ही खाली हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये लॉन्ग मार्च, ये धरना, इससे बेहतर ये है कि पहले इस्तीफा दे और उसके बाद मैं समझता हूं कि लॉन्ग मार्च की जरूरत नहीं। सही। तो अब्दुल कयूम साहब, क्या नून लीग चाहती है कि ये हुकूमत अपने 5 साल पूरे करे, आप लोग इस्तीफा देने पर तैयार नहीं है? गबूल साहब नंबर गेम बता रहे हैं कि अगर आप लोग और पीपल्स पार्टी मिलकर इस्तीफा दें तो आधी असेंबली खाली हो जाएगी, इलेक्टोरल कुलास टूट जाएगा, हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं रहेगा इतने ज़्यादा ज़िमनी इंतखाबात एक वक्त में करवाना। तो फिर नून लीग क्यों इसको संजीदगी से नहीं ले रही? अदम एतमाद की पीपल्स पार्टी की तजवीज़ को भी आपने संजीदा नहीं लिया? देखिए, शेयर को भूल रहे हैं। आपने भी उनको रिमाइंड कराया है कि ये जो इस्तीफों वाला इशू था, इसके ऊपर पीछे अगर हटी है तो पीपल पार्टी हटी थी। और दैट इज द रीजन कि फिर उन्होंने कहा कि सिर्फ अगर हम इस्तीफा दें तो वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होगा। ये थी हकीकत। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस्तीफा देना एंड ऑल नहीं है। मकसद तो ये था ना कि ये हुकूमत राय रास्त पे आए, ये हुकूमत सही काम करे या ये फिर हट जाए, इसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की बात हो रही थी, तो तब जाके आगे चलेगा। तो अभी आई थिंक कि कलेक्टिवली बैठ के ये अपनी एक स्ट्रेटजी तैयार करें, पार्लियामेंट के अंदर ही सही एक बैठे, और इसके बाद भी पीपल पार्टी एक अवामी जमात है दैट आई नो, और उनको चाहिए कि ये पीडीएम के इत्तेहाद में अगर कोई गलतफहमियां पैदा हुई भी हैं तो उनको दूर करके तो आप आपस में बैठ के एक स्ट्रेटजी बनाएं। यक नुकाती मसला है। देखो, पीपल पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है, हमारा अपना मैनिफेस्टो है, नजरियाती तौर के ऊपर भी अपनी अपनी एक सोच है, इकोनॉमी कैसे चलानी है, मुल्क का कैसे चलाना चाहिए। लेकिन एक पॉइंट पे तो हम इकट्ठे हैं ना कि ये मुल्क मुआशी लिहाज से अगर फाल नहीं रहेगा तो फिर किधर पार्टियां, तो कौन सा सूबा, तो किधर जमातें, कुछ भी नहीं रहता फिर। तो देयरफॉर आज अभी हालत ये है कि पेंशनों का बिल इतना हो गया जो डिफेंस के बिल से ज्यादा हो जाए। आज हालत ये है कि अब्दुल कयूम साहब, चलें एक मफरूजा कायम करते हैं कि ये दोनों पार्टियां एक नुक्ते पर मुत्तफिक हो भी जाती हैं, इस हुकूमत को घर भेज भी देती हैं, और अगर बिलफर्ज नून लीग की हुकूमत आ जाती है तो ये जो 2018 में जो कीमतें थीं पेट्रोल की, चीनी की, आटे की, ये अगले दिन से नाफिजुल अमल हो जाएंगी? कितने अरसे में आप 2018 वाली मईशत को वापस ले आएंगे?
देखिए, अगर तो मैं मुराद सईद होता तो मैं कहता 24 घंटे में हम ये कर देंगे, हम $200 भी $1 बिलियन वापस लगे। ये इट विल नॉट बी ए बेड ऑफ रोजेस। ये इस अभी जितनी तबाही हो चुकी है, कोई पार्टी भी आए, कोई कोलिशन भी आ जाए, इट विल टेक टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया नबील कबूल साहब, अब्दुल कयूम साहब, हाफिज़ अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद थे। तीनों के रहनुमाओं की गुफ्तगू आपने सुनी और ज़ाहिर है बहुत सारे सवालात इन्होंने खड़े कर दिए और इसका जवाब लेने के लिए हुकूमत से इस वक्त बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। अली ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये हर 15 दिन में पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, हर 24 घंटे में डॉलर की कीमत भी बढ़ रही है। एक ही बार पेट्रोल को भी 200-250 रुपये लीटर कर दें, डॉलर को भी ले जाएं 300 रुपये पे, मार दें इस मुल्क के गरीबों को। ये देखें, इसका जो आपने सवाल पूछा इस वक्त पेट्रोल की कीमत का और डॉलर की जो इस वक्त पैरिटी है रुपये के अगेंस्ट, उसके जवाब मेरा ख्याल है हमारी जो इकोनॉमिक टीम है उन्होंने काफ़ी बार डिफरेंट चैनल पे दिया है। इसको रिपीट मैं कर देता हूँ अगर आप चाहते हैं, लेकिन जो पोजीशन है, अगर आप अली ज़फ़र साहब, इकोनॉमिक टीम जो है वो बड़े टेक्निकल जवाब देती है, और जब आप लोग हुकूमत में नहीं आते तो खान साहब और असद उमर साहब उस वक्त टेक्निकल गुफ्तगू नहीं करते थे। उस वक्त वो बड़ी सादा जबान में बातें करते थे कि पेट्रोल 45 रुपये फी लीटर होना चाहिए, आटे और चीनी की कीमत अगर बढ़ती है तो प्राइम मिनिस्टर चोर होता है, पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो प्राइम मिनिस्टर करप्ट होता है। अब आप लोग टेक्निकल चीज़ों में उलझा देते हैं, टर्मिनोलॉजीज़ में। नहीं, टेक्निकल टेक्नोलॉजी की बात नहीं, टेक्निकल इस तरह है जो मुझे अगर लेमन टर्म्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं जो इकोनॉमिक टीम कह रही है, तो उससे नजर ये आता है कि जो जहां तक पेट्रोल की कीमत का ताल्लुक है, पाकिस्तान को खरीदना पड़ता है बाहर से, क्योंकि हम खुद प्रोड्यूस नहीं करते। तो पेट्रोल की कीमत वही होगी जो आपकी बाहर की जो परचेज की कीमत होगी। हाँ, जहां अवाम को आप फायदा पहुंचा सकते हैं और जो कोशिश की गई है तो वो ये है कि उसके ऊपर टैक्स। तो अली ज़फ़र साहब, यही पेट्रोल आलमी मार्केट में $140 फी बैरल पीपल्स पार्टी के दौर में मिल रहा था, कीमत 113-114 रुपये पर लीटर थी। यही नून लीग के दौर में $106-107 पर बैरल मिल रहा था और कीमत यहाँ 80-85 रुपये थी। तो कैसे वो लोग मेंटेन कर रहे थे इस कीमत को, कैसे कंट्रोल में थी? देखिए, वो जो स्टेटिस्टिक्स है उसका भी जवाब दिया गया था इकोनॉमिक टीम की तरफ से, और वो जवाब ये था कि स्टेटिस्टिक्स दुरुस्त नहीं है। और इसलिए दुरुस्त नहीं है क्योंकि जो आपकी आज अगर आपने खरीदना है तो उसका पेट्रोल आप 3 महीने बाद से कंपेयर करें, क्योंकि खरीद आज की जो प्राइस है उसका पेट्रोल आते आते कुछ महीने लगेंगे तो उसका इम्पैक्ट अगले महीनों में होगा। अच्छा। आप ये नहीं कह सकते कि आज जो कीमत है वो वही जो इंटरनेशनल प्राइस है वही आज लोकल प्राइस होगी। वो इंटरनेशनल प्राइस जो आज आप खरीदेंगे उसका इम्पैक्ट आपको 2-3 महीने बाद मिलेगा। तो इसलिए आप वो स्टेटिस्टिक्स देखें। ये कभी नहीं हुआ कि या मेरी नजर में शायद नहीं नजर आया, मुझे देखा मैंने कि पेट्रोल की आप कीमत ज्यादा खरीदें और उसको सस्ता मार्केट में आवाम को फराहम करें। तो अली ज़फ़र साहब, पाकिस्तान में तो इस वक्त पेट्रोल की कीमत अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है ना, लेकिन आलमी मार्केट में इस वक्त जो खाम तेल है वो अपनी दुनिया की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर नहीं है। इसके बावजूद पाकिस्तान में तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया, तो ये मवाजना तो अपनी जगह पर ये मौजूद है अभी भी। आप ये डॉलर में अगर देखेंगे तो फिर ऐसी बात नहीं होगी। अगर आप इसको कन्वर्ट करके डॉलर को पाक रुपीज में देखेंगे तो फिर शायद आपकी बात जरूर। तो अली ज़फ़र साहब, ये डॉलर डीवैल्यू भी तो ये गवर्नमेंट ही कर रही है ना, ये डॉलर कैसे डीवैल्यू हो रहा है? अगर चले गवर्नमेंट इंटेंशनली नहीं कर रही तो फिर ये संभाल नहीं पा रही हुकूमत, रोज बढ़ रहा है, आज 174 की सतह को क्रॉस कर गया है, क्यों हुकूमत के काबू में नहीं आ रहा? जी, जहां तक डॉलर का ताल्लुक है वो फिर उस पर टेक्निकल आप कहेंगे बात है, लेकिन उस पर वो डॉलर की पोजीशन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की पोजीशन पे डिपेंड करती है कि किस वक्त रेमिटेंसेस आ रही हैं, किस महीनों में रेमिटेंसेस ज्यादा होती हैं तो प्राइस कंट्रोल हो जाता है, जिसमें नहीं होता तो फिर वो प्राइस इंक्रीज करता है रुपये का अगेंस्ट द डॉलर। लेकिन तो अली ज़फ़र साहब, अभी चंद दिनों पहले तक ये हुकूमत हमें आप समेत सब बताते थे कि रेमिटेंसेस तो रिकॉर्ड आई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को इतना भरोसा है कि वो रिकॉर्ड रेमिटेंसेस भेज रहे हैं। जब पाकिस्तानी यहाँ अकाउंट्स में इतने डॉलर रिजर्व्स मौजूद हैं, फिर ये डॉलर की कीमत क्यों रिकॉर्ड रेमिटेंसेस के बावजूद भी बढ़ रही है? देखिए, जब जिस जमाने में आपको शायद याद हो कि जब रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आना शुरू हुई थी तो एक वक्त आके ये डॉलर की प्राइस
जा रहा था, लेकिन जो हमारी रियल वैल्यू है अल्टीमेटली उसके ऊपर ही डॉलर और रुपये की पैरिटी ने आके रुकना है। ये हम नहीं कर सकते। मैं कोई भी इकोनॉमिस्ट से आप बात कर लें, वो ये नहीं कह सकता कि आप आर्टिफिशियली डॉलर को नीचे लेते आए और मार्केट फोर्सेस जो हैं उनको आप इग्नोर कर दें या उनको बिल्कुल डिस्कस ना करें। तो ये एक फैक्चुअल पोजीशन है, लेकिन जो उम्मीद है कि एक आएगी, एक पॉलिसी आएगी हुकूमत की तरफ से जहां शायद लो इनकम ग्रुप के लिए कुछ कंसेशन पेट्रोल की कीमत में और जो आपकी रोजमर्रा की जरूरियात हैं उसकी कीमतों में उन लोगों के लिए जो बिलो सर्टेन लेवल हैं इनकम के, उनके लिए कुछ कंसेशन दिए जाएं ताकि तो महंगाई का एक इम्पैक्ट है वो उनके ऊपर कम हो। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर बैरिस्टर अली जफर साहब हमारे साथ मौजूद थे। और हुकूमत का कोई भी नुमाइंदा, कोई भी अगर उनसे माजी की हुकूमतों की करप्शन से मुताल्लिक आप बात करें तो वो एक एक्सपर्ट की तरह बात करते हैं, लेकिन अगर मौजूदा हुकूमत की मिस गवर्नेंस और बढ़ती हुई महंगाई से मुताल्लिक बात करें तो फिर जवाब ये दिया जाता है कि आप रेलेवेंट डिपार्टमेंट से बात करें, और ये तो टेक्निकल टीम्स ये जवाब दे चुकी हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद बात होगी। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और मौजूदा दौर और आने वाला दौर एक डिजिटल दौर है, और इस डिजिटल दौर में हर चीज़ इतनी तेज़ी से तब्दील हो रही है और तरक्की कर रही है जो पिछले 100 सालों में भी नहीं देखी गई होगी। और इसी डिजिटल दौर की ईजाद डिजिटल करेंसी यानी क्रिप्टो करेंसी है। ये क्रिप्टो करेंसी होती क्या है और इसका इस्तेमाल कहाँ से शुरू हुआ, ये आपको बताते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक अनदेखी करेंसी है जो डिजिटल दुनिया में काबिल अमल होती है। इस क्रिप्टो करेंसी को 2009 में मुतारिफ कराया गया था, और पहली क्रिप्टो करेंसी भी बिटकॉइन ही थी। जिस तरह आप अपने पैसों को वॉलेट में रखते हैं ताकि वो महफूज रहें, बिल्कुल इसी तरह क्रिप्टो करेंसी को भी ऑनलाइन वॉलेट में रखा जाता है, इसीलिए इसे ऑनलाइन करेंसी भी कहा जाता है। बिटकॉइन में पैसों का लेन देन ऑनलाइन होता है, और यही वजह है कि क्रिप्टो करेंसी ऑनलाइन बिजनेस के फरोग में इस वक्त बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। अब हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि बाकी ऑनलाइन पेमेंट और बिटकॉइन पेमेंट में क्या फ़र्क है। तो बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन फीस बाकी रिवायती ऑनलाइन पेमेंट्स के मुकाबले में कम होती है। बिटकॉइन एक तरह से गूगल डॉक्यूमेंट है जिस पर कोई भी काम कर सकता है और कोई भी इसे खरीद सकता है और कोई भी बेच सकता है। ये डिजिटल करेंसी किसी हुकूमत या बैंक के कवायदो ज़वाबित की पाबंदियों से भी आज़ाद होती है, और इन्हें कोई भी खुद से बना सकता है, और ये जदीद दौर की रिवायती करेंसी के मुतबादिल के तौर पर काम करती हैं। तो अभी तक दुनिया भर में रिवायती बैंक और कई हुकूमतों की जानिब से इसे कानूनी तौर पर कबूल ना करने की वजह से अब तक सिर्फ चंद शोबों में ही ये क्रिप्टो करेंसी के जरिए खरीदारी की जा सकती है। इस वक्त वीडियो गेम्स बनाने और बेचने वाले, सोशल नेटवर्क्स वाले इस डिजिटल करेंसी को मानते हैं और इसे कबूल भी करते हैं, लेकिन दुनिया के कई ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी करने पर हुकूमत की जानिब से पाबंदी है। और आज इसी पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई, जिसमें डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, नुमाइंदा सेक्रेटरी फाइनेंस और डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम अदालत में पेश हुए। वजारत खजाना ने अदालत को इस बारे में बताया कि क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक पता नहीं चल सका कि ये करेंसी है या कुछ और, जिस पर दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना था कि जापान ने 2017 में क्रिप्टो को लीगल करार दिया। जॉइंट सेक्रेटरी फाइनेंस ने अदालत को बताया कि जापान के अपने रेगुलेशंस हैं। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि हमारे पास लीगल मैंडेट नहीं है और वफाकी हुकूमत इस मामले का तज्जियाती जायजा लेकर फैसला करेगी। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या वफाकी हुकूमत ने क्रिप्टो करेंसी को गैर कानूनी करार दे रखा है। दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया कि FIA सुमोटो की तरह मुकदमा दर्ज कर रही है। FIA कहती है कि स्टेट बैंक ने 2017 में क्रिप्टो करेंसी को गैर कानूनी करार दिया। अदालत ने क्रिप्टो करेंसी के लिए हाई पावर कमेटी बनाने का हुक्म देते हुए कहा कि तमाम लोग एक साथ बैठकर 3 माह में इसका कोई हल निकालें। इस कमेटी में स्टेट बैंक, SECP, PTA और IT मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लोग शामिल होंगे, जबकि अदालती हुक्म के मुताबिक दरख्वास्त गुजार कमेटी को प्रेजेंटेशन देंगे और मुआवनत करेंगे। अदालत ने हुक्म दिया कि कमेटी किसी भी फर्द को तलब कर सकेगी। कमेटी का पहला इजलास 25 अक्टूबर को होगा। कमेटी का इजलास हर 2 हफ्ते में एक बार होना लाजमी होगा।
कमेटी का एजेंडा 3 रोज कबल अरकान से शेयर किया जाएगा। कमेटी का कोई रुकन प्रेस रिलीज या सोशल मीडिया पर बात नहीं करेगा और अगर कमेटी का कोई रुकन दस्तयाब ना हो तो काम को ना रोका जाए बल्कि उसे चलने दिया जाए। सिंध हाई कोर्ट ने दरखास्त पर मजीद समाअत जनवरी के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी करते हुए हुक्म दिया कि कमेटी अरकान आइंदा समाअत पर रिपोर्ट्स के साथ पेश हों। तब तक डायरेक्टर FIA क्रिप्टो करेंसी के कारोबार के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए। अब इन 3 महीनों में क्या कोई हल निकल सकता है और किस तरह का हल निकलना चाहिए? जो डिजिटल करेंसी एक्सपर्ट्स हैं वो क्या सोच रहे हैं? एक डिजिटल करेंसी एक्सपर्ट इबाद शाह साहब हमारे साथ भी मौजूद हैं, जरा उनसे इस मामले पर गुफ्तगू करते हैं। इबाद शाह साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये एक हाई पावर कमेटी अदालत की जानिब से बनाई गई है, इसमें दरख्वास्त गुजार की जानिब से इनको प्रेजेंटेशंस भी दी जाएंगी। क्या आपको लग रहा है ये इन 3 महीनों में क्रिप्टो करेंसी को पाकिस्तान में लीगल करार दिया जा सकता है और दिया जाना चाहिए? क्या सोचते हैं? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। पहली बात तो ये कि देखिए, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्रिप्टो के बारे में जो इतने मतलब लोग क्रिप्टो के बारे में जब बात करते हैं कहते हैं कि काफ़ी नेगेटिव चीज़ें या काफ़ी ऐसी चीज़ें जो क्रिप्टो के साथ हम लोग मुंसलिक करते हैं या कहते हैं कि क्रिप्टो काफ़ी इलीगल है। पहले उन चीज़ों को डिस्कस कर लेना चाहिए कि वो इलीगल है क्यों, और फिर उनके बेसिस पे हम लोग आगे इस पे लेजिस्लेशन कर सकते हैं, इस पे लॉज बना सकते हैं और उन लॉज के बेसिस पे हम फिर क्रिप्टो को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। मैं आपको ये बताता चलूं कि क्रिप्टो की ही वजह से पाकिस्तान के अंदर जो क्रिप्टो करेंसी इस वक्त जो इसका जो रेवेन्यू है या आप कह सकते हैं जो इसका जो एक सर्कुलेशन है क्रिप्टो करेंसी की, वो तकरीबन $20 मिलियन की है। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि अगर हम लोग इसको लीगलाइज कर लेते हैं और एक लीगल वे से पाकिस्तान के अंदर इसको इंट्रोड्यूस कर लेते हैं तो इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी काफी फर्क पड़ेगा, बल्कि इसके साथ साथ हमारे जो फॉरेन रिजर्व का एक जो सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान में बना हुआ है उसमें भी काफी बेहतरी आ सकती है। तो फिर ज़्यादा है, अगर ये $20 मिलियन इस वक्त है और अगर इसको लीगल कर दिया जाए तो फिर ये वॉल्यूम और भी बढ़ सकता है, तो फिर खासतौर पर फाइनेंस मिनिस्ट्री को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस पर इशूज़ क्या एतराज़ात हैं फिर उनके, क्यों इसको लीगल रखना चाहते हैं? बिल्कुल जी, तो ऐसा है कि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में सबसे पहले ये एक तासुर दिया जाता है कि क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज यानी ऐसा एक सिस्टम है जिसके थ्रू आप किसी चीज को ट्रैक एंड ट्रेस नहीं कर सकते। लेकिन इसके लिए बहुत सारी ऐसी हुकूमतें हैं दुनिया की जिन्होंने इसके लिए काफी सारा काम किया है, इसके लिए काफी सारी उन्होंने मेहनत की है। सबसे बड़ी चीज आपकी क्रिप्टो की एक्सचेंज होते हैं। अब आप फॉर एग्जांपल अब बाजार जाते हैं या मार्केट में जाते हैं, मार्केट में डॉलर खरीदते हैं तो डॉलर खरीदने के लिए आप एक्सचेंज जाते हैं, वहां पे आप अपना डॉलर देते हैं और डॉलर के एवज आपको PKR में या पाकिस्तानी करेंसी में पैसे मिलते हैं। इसी तरीके से क्रिप्टो के काफी सारे ऐसे एक्सचेंजेस इस वक्त दुनिया में मौजूद है जहां पर आप जाते हैं, आप साइन अप करते हैं, रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर करने के बाद आप वहां पर ट्रेडिंग करते हैं। तो अगर ये चीज पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो जाती है, पाकिस्तान का एक अपना एक्सचेंज खुल जाता है या पाकिस्तान अपना एक क्रिप्टो करेंसी इंट्रोड्यूस कर ले, तो इसकी वजह से पाकिस्तान इस वक्त जब ट्रेडिंग कर रहा होगा वो PKR में कर रहा होगा रादर देन डॉलर में, और इसकी वजह से पाकिस्तान को जो माली मुश्किलात इस वक्त जो दरपेश हैं वो काफी हद तक क्लियर हो सकते हैं। किसी भी मुल्क का जो निज़ाम है जाहिर है वो पूरी जो आवाम होती है वो टैक्स देती है, उससे फिर रियासती उमूर अंजाम पाते हैं और पूरे मुल्क का खर्चा चलता है। अब क्रिप्टो के जरिए अगर कोई शख्स कमाएगा जो उसकी इनकम होगी वो उसका टैक्स कैसे अदा करेगा? चूंकि जाहिर है इसकी हार्ड कॉपी तो हम कहीं देख नहीं रहे, ये ना पाकिस्तानी रुपए में मौजूद है, ये ना डॉलर की सूरत में मौजूद है, ना किसी और करेंसी की सूरत में मौजूद है, ये तो पूरा काम ऑनलाइन हो रहा है, इस पर टैक्स कैसे दिया जाएगा फिर? बिल्कुल जी, इसका बहुत आसान सा तरीका है। अमेरिका में जैसे होता है, बाहर बाकी सारे ममालिक में ऐसा होता है कि जब भी आप कोई क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं या बेचते हैं उस पर आप कोई चीज गेन मतलब उसमें आप अपना एसेट बनाते हैं या उसमें आप अपनी करेंसी गेन करते हैं। अगर आपने क्रिप्टो करेंसी बेची है उस पर आपने $60,000 या $50,000 या $40,000 आपके अकाउंट में आए, दैट मीन्स कि उस अकाउंट की कोई ट्रेसेबिलिटी तो होगी, कोई ना कोई उसके पीछे ट्रेल होगा जिसके बेसिस पे आप उसको ट्रैक कर सकेंगे। इसी वजह से मैं एक्सचेंज पे इतना जोर दे रहा हूँ कि जब हमारे पास एक्सचेंज होंगे, हम उन एक्सचेंज से अपने क्रिप्टो के जितने यूजर्स होंगे उनको मुंसलिक करेंगे, तो हमारे पास एक ट्रैक एंड ट्रेस का निजाम मौजूद होगा। उसके थ्रू हम ट्रैक एंड ट्रेस कर सकेंगे कि आया कौन से यूजर्स ने कितने क्रिप्टो करेंसीज खरीदे हैं, उसके ऊपर कितना टैक्स लगना चाहिए। अमेरिका की जैसे मैंने एक बात की, यूएस की बात की, तो यूएस में जितने भी गेन होते हैं थ्रू क्रिप्टो उसके लिए उन्होंने 20% का टैक्स रखा हुआ है। यानी कि अगर आप जितना भी अमाउंट क्रिप्टो से जितना भी आप जो एसेट है वो क्रिप्टो से अगर आप बनाते हैं, बी इट इन कॉइन्स, बी इट इन रुपीज, बी इट इन USD, तो वो आपको 20% उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। अच्छा, तो अभी ये 2017 में जब जापान ने इसको लीगल किया, अब वहाँ पर ज़ाहिर है बड़े आज़ादी के साथ क्रिप्टो में कारोबार हो रहा है, तो वहाँ पर भी ये मॉडल इसी तरह का फॉलो हो रहा है जो आप बता रहे हैं? एब्सोल्युटली।
अच्छा, तो फिर पाकिस्तान में जो लेजिस्लेशन में फिर क्या रुकावटें हैं, ये मॉडल फिर पाकिस्तान में क्यों नहीं अपनाया जा सकता? देखिए, सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पे आप अगर किसी क्रिप्टो का जो भी यूजर होगा, जो उसको यूज करोगे या उसको यूटिलाइज करोगे, सबसे पहले तो आपके पास आपके यूजर की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जब आप बैंक अकाउंट खोलते हैं, आप बैंक अकाउंट के लिए एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म फिल आउट करते हैं। इसी तरीके से क्रिप्टो के लिए भी आपको एक रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करने के लिए साइन अप करते हैं, और साइन अप करने के बाद आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कि हम लोग देखते हैं स्टॉक एक्सचेंज में हमारे पास SECP की एक बॉडी है, जो स्टॉक एक्सचेंज में अगर कोई शेयर्स में जो है तो ड्रास्टिक इजाफा होता है या ड्रास्टिकली उसके शेयर्स की प्राइसेस में कमी बेशी आती है, तो उस दिन के लिए उस स्पेसिफिक स्टॉक को जो है तो वो सीज कर दिया जाता है, ताकि उसमें आगे कोई ट्रेडिंग ना हो सके। सिमिलर केस में अगर हम लोग इसको थोड़ा सा और स्टडी करें और क्रिप्टो को भी अगर हम लोग इसका थोड़ा सा जायजा लें, तो हो सकता है ये सारी चीज हम लोग क्रिप्टो में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि जो जिस तरीके से अगर पाकिस्तान का अपना कोई कॉइन है और उसमें लोग ज्यादा से ज्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, कॉइन खरीदते हैं, एकदम से उसमें एक इस तरीके से चेंज आता है जिसकी वजह से वो सारा का सारा जो कॉइन होता है वो बिल्कुल डीवैल्यू हो जाते हैं, बिल्कुल उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, अब नेगेटिव में चले तो इसके लिए फिर आने वाले दिनों में अगर इस क्रिप्टो करेंसी को पाकिस्तान में लीगल करार दे दिया जाता है, तो इस वक्त ज़ाहिर है पाकिस्तान पर हम देखते हैं कि कोई 40-42 हज़ार अरब रुपए का कर्जा है। क्या इस कर्जे को उतारने में मदद मिल सकती है? कि पाकिस्तान माशी तौर पर इस करेंसी के जरिए मजबूत हो सकता है? इस कारोबार को अगर यहाँ आम कर दिया जाए, कितने अरसे में पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो सकती है? देखिए, अरसा बताना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल लेजिस्लेशन होगी। आई डोंट थिंक सो कि लेजिस्लेशन इतने आराम से और इतने तरीके से होगी, क्योंकि इसमें काफी सारी मिनिस्ट्रीज आपकी इन्वॉल्व होंगी। आपकी मिनिस्ट्री ऑफ IT है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, फिर आपके रेगुलेटर्स हैं, SECP है, ऑब्वियसली। आप अज्यूम करें कि ये लेजिस्लेशन हो चुकी है, अब क्रिप्टो करेंसी अगर यहाँ पर लीगलाइज हो गई, उसके बाद कितना टाइम लगेगा? आई मीन इसको अगर आप अगर इसको आप ऑप्टिमिस्टिकली अगर आप कहें तो हो सकता है 5 साल भी लग जाए, हो सकता है कि 10 साल भी लग जाए। इट्स नॉट श्योर, क्योंकि देखिए क्रिप्टो की मार्केट भी इसी तरीके से क्रिप्टो की मार्केट भी जो होती है वो वॉल्यूम्स पे कितना क्रिप्टो जो है तो मार्केट में इस वक्त फ्लोट हो रहा है, उसी के बेसिस पे वो काम कर रहे होते हैं। क्रिप्टो की कितनी सेलिंग हो रही है, उसके ट्रांजैक्शंस। पाकिस्तान में इस वक्त कितने यूजर्स हैं क्रिप्टो करेंसी के, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक अगर आप बता सकें? देखिए, मैंने तो अभी आपको रफली एक फिगर बताया था कि $20 मिलियन का जो है तो इस वक्त पाकिस्तान में क्रिप्टो का जो एक फिगर है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट स्टैट एज वेल, तो आप उससे अंदाजा लगा लें कि हो सकता है मतलब 1 लाख यूजर्स भी हो सकते हैं, 1 मिलियन यूजर्स भी हो सकते हैं। सो दिस इज अ रफ फिगर आई गेस। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इबाद शाह डिजिटल करेंसी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे और बहुत ऑप्टिमिस्टिक, बहुत होपफुल है कि अगर किसी को लीगल करार दे दिया जाए तो पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तकबिल में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।